मिनी असेंबली इलेक्शन के रूप में दिखाई दे रहा है। जी चलिए, इसका मतलब है बहुत गहराई से आकलन करना होगा हर एक को जब नतीजों की बात होगी। फिलहाल शेखर जी, धीरज शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात कर लेते हैं उपचुनावों की। तो आज देश में 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ ही उपचुनाव के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। ऐसे 5 राज्य हैं जहां 15 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के लिए मतदाता अपने नेता का चुनाव कर रहे हैं। 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल, उत्तराखंड की 15 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहा है। हालांकि उपचुनाव के नतीजों का संबंधित विधानसभाओं पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ कटहरी, करहल, मीरापुर, गाजियाबाद, मझावा, सीसामऊ, खैर, फूलपुर और कुंदरकी में मतदान होगा। इन सीटों पर जहां मतदान हो रहा है, यहां 90 उम्मीदवार हैं जो मतदान के लिए मैदान में उतरे हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा गाजियाबाद में 14 उम्मीदवार हैं जो आज अपनी जिनकी किस्मत का फैसला जनता कर रही है। पंजाब की बात कर लेते हैं। यहाँ 4 विधानसभा सीटों गिद्दड़वाहा, डेरा बाबा नानक, एससी, चबेवाल और बरनाला पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। इन सीटों का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक लोकसभा के लिए चुने गए थे, जिसके बाद अब इन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। केरल की पलक्कड़ सीट और उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर भी आज ही मतदान हो रहा है। तो 5 राज्यों में उपचुनाव भी हो रहे हैं, जहां पर इन सीटों पर भी मतदान इस वक्त जारी है। महाराष्ट्र, झारखंड के साथ ये सीटें भी हैं जहां उपचुनाव हो रहे हैं और जहां मतदाताओं से उम्मीद की जा रही है कि वे बाहर निकलेंगे और अपने मत की ताकत का प्रयोग कर अपने बेहतर भविष्य के लिए अपना वोट जरूर देंगे। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ गाजियाबाद जो एनसीआर क्षेत्र का ही हिस्सा है, यहाँ विधानसभा दिल्ली के लिए उपचुनाव जारी है, विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव जारी है और मतदाताओं का कहना है कि वो विकास के मुद्दों को लेकर ही मतदान कर रहे हैं। आज की डेट में डेवलपमेंट ही सबसे ज़्यादा चीज़ है और सेकंड चीज़ होती है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो लोगों के साथ अनएम्प्लॉयमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो। तो हम ऐसी गवर्नमेंट चाहते हैं कि वो ऐसी गवर्नमेंट बने। इंडिया का नाम हुआ है वर्ल्ड के अंदर, तो इस ढंग से हो तो आदमी को अच्छा लगता है कि यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे व्यक्ति का पर्सनल भी बेनिफिट हो और देश का भी बेनिफिट हो। मुद्दा तो कोई उठाता ही नहीं है जी। अब वोट देने का हक का वोट तो देना ही है ना। हम तो उम्मीदवार अच्छा ही जाते हैं, जैसे मोदी ऐसे चाहते हैं। तो ये थे मतदाता जो अपनी बात कर रहे थे। और इस वक्त गाजियाबाद से सीधे नीरज, हमारे संवाददाता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। उससे पहले आपको एक सीधे प्रसारण के लिए चलते हैं। संबित पात्रा इस वक्त एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। सुप्रिया सुले जी ने भी किस प्रकार से गबन किया है, इसमें कई किरदार हैं, मगर मुख्य किरदार जिनके आधार पर ये सारी बातें आज हम कर पा रहे हैं, उनका नाम रविंद्रनाथ पाटिल है, RN पाटिल। कौन है ये रविंद्रनाथ पाटिल? ये रविंद्रनाथ पाटिल, RN पाटिल एक 2004 बैच के IPS ऑफिसर है। ये IPS ऑफिसर थे और इन्होंने 2010 में IPS छोड़ करके एक कॉरपोरेट सेक्टर में ज्वाइन किया, KPMG में ज्वाइन किया और वहां बाकायदा एक साइबर एक्सपर्ट के रूप में उन्होंने काम किया। 2018 में महाराष्ट्र में एक क्रिप्टो करेंसी साइबर फ्रॉड, ये जो क्रिप्टो करेंसी होता है उसका एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। उस फ्रॉड में इन्वेस्टिगेशन के लिए उस समय इस व्यक्ति को, जिनका नाम रविंद्रनाथ पाटिल है और उस समय IPS छोड़ करके वो KPMG में थे, उनको एक साइबर एक्सपर्ट के रूप में लगाया गया कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए आखिर क्या हुआ है। बाद में 2018 के इस इन्वेस्टिगेशन में ऐसा हुआ कि 2022 में ये खुद अरेस्ट हो गए, रविंद्रनाथ पाटिल जो थे, कि कहीं ना कहीं ये जो क्रिप्टो करेंसी साइबर क्राइम हुआ है उसमें कुछ बिटकॉइंस थे, ये बिटकॉइंस गायब हो गए और उसमें आपका हाथ है, आपको हम अंडर ट्रायल जेल में 14 महीने डालेंगे। येरवड़ा जेल में 14 महीने तक एज अंडर ट्रायल वो रहे। और पूरी कहानी उस समय से शुरू हुई जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने इस पूरे विषय को गहनता के साथ अध्ययन किया कि आखिर
मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मुझे जेल में डालना पड़ा? ये पुणे के आईएएस ऑफिसर थे, आईपीएस ऑफिसर थे। पुणे में और 2 आईपीएस ऑफिसर थे, पुणे के पुलिस के कमिश्नर अमिताभ गुप्ता और पुणे की डिप्यूटी पुलिस कमिश्नर भाग्यश्री नौटके। ये 2 भी आईपीएस ऑफिसर हैं। बाद में मालूम पड़ा कि जब 2018 का ये क्रिप्टो करेंसी साइबर क्राइम हुआ था तो एक क्रिप्टो करेंसी का वैलेट मिला था। जैसे हमारा वैलेट होता है ना, पर्स होता है जिसमें हम पैसे रखते हैं, तो क्रिप्टो वाले भी एक वैलेट करते हैं, उस वैलेट में वो पैसे रखते हैं, बिटकॉइंस रखते हैं। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी का हार्डवेयर वैलेट मिला था, ये वैलेट कंप्यूटर में होता है। तो स्वाभाविक रूप से ये जो वैलेट मिला था, उस वैलेट में करोड़ों के भाव में बिटकॉइंस थे, करोड़ों रुपए थे। तो ये जो पुलिस कमिश्नर पुणे के अमिताभ जी हैं, अमिताभ गुप्ता, अब रविंद्र पाटिल जी का कहना है कि अमिताभ गुप्ता और भाग्यश्री जी ने मिलकर उस असली वैलेट को वहां से हटा दिया जिसमें करोड़ों रुपए थे, और एक नकली वैलेट वहां रख दिया जिसमें पैसे नहीं थे, और ये करोड़ों रुपए को इन दोनों आईपीएस अधिकारियों ने हथिया लिया। और उसमें तो आप इस वक्त देख रहे थे भाजपा मुख्यालय से संबित पात्रा की प्रेस वार्ता, जो क्रिप्टो करेंसी के घोटाले को लेकर जो राजनीति चल रही है उसको लेकर अपना भाजपा का मत सामने रख रहे हैं। ये प्रेस वार्ता इस वक्त जारी है और जनादेश में हम लगातार आपके सामने बात कर रहे हैं, लगातार आपके साथ बात कर रहे हैं किस तरीके से झारखंड और महाराष्ट्र में जो मतदान हो रहा है, उसी के साथ साथ जो उपचुनाव हो रहे हैं उस पर भी हम लगातार बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ विकास सिंह जुड़ गए हैं, सीधे लखनऊ से जुड़े हैं हमारे साथ विकास। देखें तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर आज उपचुनाव हो रहा है। इस वक्त सबसे पहले तो जानना चाहते हैं आपसे कि इन 9 सीटों पर मतदान को लेकर आपको क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या जनता आगे बढ़कर उपचुनावों में आ रही है मतदान करने के लिए? जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो जो सुबह 9 बजे तक जो अभी तक आंकड़ा आया था उनमें 9.67% मतदान किया गया है, जिनमें सबसे ज्यादा अगर मतदान की हम बात करते हैं तो मीरापुर और कुंदरकी में सबसे ज्यादा मतदान पड़ चुका था। तकरीबन कुंदरकी में 14% के आसपास और मीरापुर में 13% से ज्यादा मतदान किया था। इसके मुकाबले अगर देखा जाए तो शहरी सीटों पर खासतौर से कानपुर की सीसामऊ सीट है और गाजियाबाद सीट है, इन सीटों पर 5% के आसपास मतदान पड़ा था। तो कुल मिलाकर अभी सुबह है, सुबह के बाद अब मतदान में तेजी आएगी और निश्चित रूप से मतदाता घर से अपने निकलकर वोट डालने जाएगा, अपने अधिकार का प्रयोग जरूर करेगा। निश्चित रूप से इन 9 सीटों इतनी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये सत्ता का सेमीफाइनल कही जा रही है। सभी राजनीतिक दलों ने इसमें पूरी चुनाव प्रचार में अपनी ताकत लगाई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता प्रदेश के वहां मौजूद रहे। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं ने चुनाव प्रचार किया और कहीं ना कहीं अगर इन उपचुनाव की बात करें तो इन 9 सीटों पर कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी है दोनों तरफ से गणित बिगाड़ने में कहीं ना कहीं कर सकता है, ये भी एक माना जा रहा है, क्योंकि कई जगहों पर सीधी टक्कर है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के आ जाने के कारण कई जगह दोनों प्रत्याशियों के गणित में कुछ ना कुछ हो सकता है, गड़बड़ हो जाए। तो प्रतिष्ठा की बात है, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी इस समय है, सत्ता पे इन चुनाव का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन चुनाव में जीत अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। 9 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं इसमें कुल मिलाकर जनता को तय करना है अपने जनप्रतिनिधि को जो उसके क्षेत्र का विकास करे। तमाम सारे उत्तर प्रदेश में बड़े मुद्दे भी उठे, राष्ट्रीय स्तर के भी मुद्दे उठे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक रहने की बात कही, कहा कि कटोगे या बटोगे, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से पीडीए को संजोने की बात कही गई है। हालांकि हमने देखा कि कई जगह कांग्रेस पार्टी से जो कहते हैं उनका गठबंधन था, लेकिन गठबंधन में कई जगहों पर उनके बड़े चेहरे प्रचार करते हुए बिल्कुल नजर नहीं आए। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं जो सीटें समाजवादी पार्टी की थी उन सीटों पर वर्चस्व की लड़ाई होगी। हम बात करते हैं सीसामऊ की, हम बात करते हैं कटहरे की, हम बात करते हैं कुंदरकी की, तो ये ऐसी सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी के पास थी। भारतीय जनता पार्टी का पूरा जोर है कि ये सीटें वो जीत कर कामयाबी इसीलिए कहा जा रहा है विकास की साइकिल चलेगी, इन सीटों को लेकर साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा, इस पर नजर रहेगी। फिलहाल बने रही है हमारे साथ नीरज सिंह भी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। नीरज, गाजियाबाद जो दिल्ली एनसीआर का ही क्षेत्र है
और दिल्ली एनसीआर आजकल प्रदूषण के कारण चर्चा में ज्यादा बना हुआ है। ऐसे में गाजियाबाद के मतदाताओं पर प्रदूषण का असर तो नहीं पड़ रहा, यानी क्या वो निकल रहे हैं बाहर मतदान के लिए? देखिए ममता, सुबह जरूर जो वोटिंग है वो थोड़ी स्लो रही है, हालांकि यहाँ मौसम साफ है और धीरे धीरे करके जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। गाजियाबाद अगर हम सीट की बात करें तो ममता, बड़ा दिलचस्प मुकाबला है और आप देखें कि पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी इस सीट से जीतती रही है। एक गढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, 2017 में, 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्टर यह है कि जब जब उपचुनाव हुए, 2003 में उपचुनाव हुआ, 2004 में उपचुनाव हुआ और 2012 में उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट लूज कर दी। अब हम जातीय अगर समीकरण देखें इस पूरे गाजियाबाद की ममता, तो सबसे ज्यादा जो करीब 4 लाख और 61,000 के करीब जो वोटर है, उसमें 80,000 से ज्यादा दलित मतदाता हैं। इसके अलावा ओबीसी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो 45,000 के आसपास है। इसके अलावा वैश्य अगर हम कम्युनिटी की बात करें, 40 से 45,000 उनके वोट हैं, 50,000 के करीब जो मुस्लिम मतदाता हैं उनके वोट हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टियों ने जो अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी से सुशील शर्मा उम्मीदवार हैं और अगर हम सपा की बात करें तो राज जाटव उम्मीदवार हैं जो दलित समुदाय से आते हैं। इसके अलावा बसपा ने भी गर्ग उम्मीदवार उतारकर जो वैश्य कम्युनिटी है उसमें जो वोट बैंक है उसे साधने की कोशिश करी है। तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या इसमें से कोई प्रत्याशी जिस तरीके से पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने लीड ली थी उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, या फिर जो एक तरीके से इंडी गठबंधन का जो प्रत्याशी है वो चुनावी मैदान में सफल रहेगा। तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प रहेगा। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि बसपा ने अपने उम्मीदवार को जो वैश्य कम्युनिटी से उतारकर इस मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी के वोट काटेंगे, तो इसमें कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर हम कह सकते हैं कि जो मुख्य मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और इंडी गठबंधन के उम्मीदवार के बीच में है। तो ऐसे में नीरज, जिससे पहले मैं विकास के पास जाऊं, एक बात ये जरूर समझना चाहूंगी आपसे, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है गाजियाबाद, तो क्या कुछ प्रभाव पड़ता है इस बात का कि दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है? और दूसरी बात कि जब हम तमाम समीकरणों की बात की, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरीके से विभिन्न समीकरण यहां पर बनते नजर आ रहे हैं, जिस तरीके के नारे झारखंड और महाराष्ट्र चुनावों में हमें लगातार मीडिया में सुनने को मिलते रहे, क्या कहीं उनका भी प्रभाव नजर आता है गाजियाबाद की सीट पर? देखिए, बिल्कुल प्रभाव है। आप देखें, योगी आदित्यनाथ ने रोड शो यहाँ पर किया था, बड़ी संख्या में लोग निकल कर आए। हमने महिला जो मतदाता हैं उनसे भी पूछा था और उनका ये कहना है कि विकास एक बड़ा इशू है और वो विकास के आधार पर जो वोट है अपना देंगे। पिछले 5-10 सालों में अगर आप यहाँ देखें कि गाजियाबाद के अंदर जो महिलाएं वो सुरक्षित हुई हैं, विकास के तमाम यहाँ पर काम हुए। दिल्ली एनसीआर के नाते यहाँ पर तमाम केंद्र की जो परियोजना है उसका सीधा सीधा जो लाभ है वो आम जो मतदाता हैं उनको मिला है। तो विकास के आधार पर वो निकल रही है, कह रहे हैं कानून व्यवस्था यहाँ पर सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है। हाँ, कुछ एक इश्यूज हैं, जैसे रोजगार को लेकर उनका कहना है कि इस दिशा में और ज्यादा काम होनी चाहिए, शहर की सफाई को लेकर और थोड़ा सा जो जनप्रतिनिधि हैं वो ध्यान दें। तो इस तरह के जो लोकल इश्यूज हैं। लेकिन हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें, झारखंड की बात करें, जिस तरह के नारे लगे हैं उन नारों का कुछ ना कुछ असर गाजियाबाद के जो चुनाव है, उपचुनाव है, उसमें भी दिखाई दे रहा है। जी, और यही सवाल लेकर विकास में आपके पास भी आना चाहूंगी, क्योंकि ये भी कही जा रही है बात कि प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया वो कहीं ना कहीं उसको लेकर ये बात कही जा रही है कि एक मोड़ था ये इस चुनाव प्रचार के दौरान। और जब राज्य महाराष्ट्र जैसे राज्यों के लिए जब चुनाव प्रचार होता है तो जाहिर है कि जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है वो भी जनता सुनती है उन चुनावों को, उन बातों को। क्या ये प्रधानमंत्री का नारा, जिसको टर्निंग पॉइंट बोला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्या इसका प्रभाव भी इन उपचुनावों में कहीं नजर आता है? क्योंकि ये भी वो क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के मतदाता कहा जाता है कि बहुत जागरूक हैं राजनीतिक स्तर पर। तो ऐसे में इन उपचुनावों में 9 सीटों की जब हम बात करते हैं तो क्या प्रभाव नजर आता है आपको इन राजनीतिक नारों का और बातों का जो चुनाव प्रचार में सामने आती हैं अन्य राज्यों में?
बिल्कुल, राजनीतिक नारों का और बातों का एक निहितार्थ होता है और उसका अर्थ जनता तक जाता है और उन्हीं पर चर्चा होती है। जो प्रधानमंत्री ने जो बड़ी बातें कही हैं वो भी निश्चित रूप से जनता के बीच चर्चा का मुद्दा रही और बिल्कुल एक रहना की बात जो कही गई है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, निश्चित रूप से ये बड़ी बात थी उत्तर प्रदेश में अपने वोटरों को, अपने समीकरणों को साधने के लिए। हम देख रहे थे चाहे जो महत्वपूर्ण सीटें जहां पर कांटे की लड़ाई अगर की बात कही जा रही है, वो सीट सबसे महत्वपूर्ण है करहल सीट, जहां पर अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद वो सीट खाली हुई थी। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी खड़ा किया गया था अनुजेश यादव को, वो भी यादव परिवार से ही है। निश्चित रूप से वहां हमें कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि अनुजेश यादव वहां पर जो लड़ाई लड़ रहे हैं जिस तरीके से, वहां पर 93 के बाद से 6 बार समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2002 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जीत हासिल की थी तब, जबकि वहां पर यादव कैंडिडेट दिया था और इस बार एक बार फिर से वहां पर यादव कैंडिडेट है। तो निश्चित रूप से वह सीट जो समाजवादी पार्टी के गढ़ कही जाती थी, वहां भारतीय जनता पार्टी कड़ी चुनौती दे रही है। तो वहीं कानपुर की सीसामऊ सीट की अगर बात करते हैं, वहां पर पिछली बार बहुत कम अंतर से वहां पर सुरेश अवस्थी हारे थे, वहां पर मात्र 5500 से। तो निश्चित रूप से इस बार जो बात कही गई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बड़े नेताओं ने जो प्रचार किया है, जो बात कही है, एकजुटता की बात कही है, निश्चित रूप से उसका असर रहेगा। समाज को जोड़ने की जो बात कही जा रही है, कारक हैं जो प्रभावित कर रहे हैं मतदाताओं को जब वो वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं। लेकिन देखना होगा 23 नवंबर को जब गिनती होगी वोटों की कि मतदाता ने क्या सोचकर वोट किया, तस्वीर तब साफ हो पाएगी। फिलहाल नीरज और विकास बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जनादेश में। लेकिन डीडी न्यूज पर हम लगातार जो चुनाव में मतदान हो रहा है आज की तारीख पर, उसको लेकर सारी जानकारी पल पल की आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जनादेश कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।